तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के सामने जो प्रॉब्लम्स आई उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। द फर्स्ट वन अमंग देम वाज टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हमें ये तो पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जब दोनों प्रेजेंट होंगे एटम के अंदर, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइज कर लेंगे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को और एटम एज अ होल स्टेबल हो जाएगा। तो इतना तो साइंटिस्ट को पता था ऑलरेडी, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या थी एटम के अंदर, ये पता लगाना बाकी था। और न्यूट्रॉन्स की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एंड इन तीनों की अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर एज अ होल, दैट वुड रिजल्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये पता लगाना बाकी था साइंटिस्ट को। सो टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द दीज थ्री सब एटमिक पार्टिकल्स, ये चैलेंज था साइंटिस्ट के सामने। The second one was to compare the behavior of elements in terms of both physical and chemical properties. So ये तीनों जो सब एटमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए थे, ये एटम या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से इनमें से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे, कौन से फिजिकल। आज की डेट में हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज अलोन इन्फ्लुएंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आज ये हम जानते हैं, उस टाइम साइंटिस्ट के सामने ये प्रॉब्लम थी, ये चैलेंज था कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। द नेक्स्ट वन वाज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। सो जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो कौन से सब एटमिक पार्टिकल इसमें पार्ट लेते हैं। तो आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अलोन सिर्फ यही इन्वॉल्व होते हैं, इन्हीं का लेन देन होता है जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज था साइंटिस्ट के सामने कि टू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कौन सा सब एटमिक पार्टिकल इसमें इन्वॉल्व होता है जो एटम के लिए रिएक्ट करने में काम आता है। Last one was to understand the origin and nature of the characteristics of electromagnetic radiation absorbed or emitted by atoms. So हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था एनोड से और उसके बाद जो रे प्रोड्यूस हो रही थी, हमें सिर्फ इतना उसके बारे में पता था कि वहाँ से रे प्रोड्यूस हो रही है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानते थे हम। शायद मैं पीछे आपको याद दिलाना भूल गया था, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली तो हमने देख ली थी कि बेसिक रूल जो था चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए लाइक चार्जेस रेपेल, वो यूज़ हुआ था एक्सपेरिमेंट के अंदर। दूसरी यहाँ यूज़ हुई थी वो प्रॉपर्टी कि जब कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन आता है तो वो पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का जो एनोड से टकराता है, यहाँ यूज़ हुआ पार्टिकल नेचर। और टकराने के बाद जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ रे, दैट इज़ वेव। सो फर्स्ट द पार्टिकल इन द पार्टिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एनोड एंड लेटर इट इमर्जेस इन द वेव फॉर्म। तो उसी वेव के बारे में यहाँ बताया गया है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पता थी, खाली उतना पता था उसके बारे में कि ये वेव है उस टाइम तक, एंड इसको नाम दे दिया गया एक्सरे इसके बारे में, क्योंकि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए इसको एक्सरे नाम दिया गया। क्योंकि नाम जब हम देते हैं किसी चीज़ को तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर दिया जाता है, तब हमें वही नहीं पता थी, दैट्स वाई उसको कुछ सम एक्स रे इसको नाम दे दिया गया। तो इन्हीं के बारे में हमें जानना था। एंड ये थे चार उसके प्रॉब्लम्स साइंटिस्ट के सामने जो उन्होंने फेस किया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक्सरे के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ से हमें कुछ आइडिया लगेगा उसके बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये टेबल देख लेते हैं पहले। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
ये माइनस होता है, यही मैग्नीट्यूड में वैल्यू प्रोटॉन की होती है, जस्ट दैट उसका साइन पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। relative charge minus 1 plus 1 0 and mass of electron, you really need to remember it। उसके बाद प्रोटॉन का मास दिया है 1.672 एंड न्यूट्रॉन का उससे स्लाइटली ज़्यादा 1.674। ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है, इतना याद रखना है कि स्लाइटली ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। उसके बाद मास दिया गया है एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म में, यूनिफाइड मास यू इसको बोलते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 1 होता है अराउंड, एंड इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, आप भूल सकते हैं इसे। पहले ये ग्रीन बॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो रिलेटेड है उससे जो कि हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा यहाँ पे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। एटॉमिक मॉडल्स हम स्टडी करते हैं इसके बाद। Rontgen showed that when electrons strike a material in the cathode ray tubes, produce rays which can cause fluorescence in the fluorescent materials। ये fluorescent material जिंक सल्फाइड है, plays outside the cathode ray tubes। अब ये जो मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, हम अच्छी तरीके से पढ़ आए हैं पीछे, ये है मेटल एनोड। Rontgen did not know the nature of the radiation, so he named them X-ray, and this name is still carried on। X-rays are produced when electron strike the dense metal anode, and these are called targets। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उन पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसलिए उसको टारगेट बोला गया है मेटल एनोड को। तो याद रखना आसान है ऑब्वियसली इसको। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड, एक्सरे के बारे में बोला जा रहा है, बाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। सो ये जो एक्सरेज थी ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। इससे हमें ये बात पता लगती है कि न्यूट्रल थी ये, इन पे कोई चार्ज नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसी को डिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं जिस पे चार्ज होता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि न्यूट्रल थी एक्स रेज। एंड दीज हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर उस पार्टिकल की ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, जो बहुत छोटा होता है, जिसका मास बहुत कम होता है, वो कहीं भी घुस सकता है। दैट्स वाई पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी। दैट्स हाउ दे आर यूज टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज छोटी सी होती हैं ये रेज, कहीं भी घुस सकती हैं, तो इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो अभी के लिए हमें पता है, हम इसको पढ़ने भी वाले हैं स्पेक्ट्रम में, जब हम पढ़ेंगे कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शुरुआती ही होती है। कॉस्मिक रे सबसे पहले आता है, उसके बाद गामा एंड देन एक्स रेज। दे पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं एक्स रेज। इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाके हम चैप्टर में। Becquerel observed certain elements which emit radiations on their own and named this phenomena as radioactivity। So अभी हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में कि हम कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं जो एनोड से टकरा रहे हैं, तब रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जिनको एक्सरे नाम दिया गया यहाँ पे। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बैकरल ने ऑब्जर्व किया, जिनका मास नंबर या एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप ही रेडिएशंस एमिट करने लगते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, एंड इन एलिमेंट्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। There are three kinds of rays which are emitted by these radioactive elements: अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। इनके बारे में बताया गया आगे, इन तीनों रेज के बारे में। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ दिस। सो क्योंकि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, आगे हम देखने वाले हैं, एंड अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सो ये याद रखना आसान है क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो अल्फा पार्टिकल्स यानी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के बारे में भी इन्होंने ही कंक्लूड किया हुआ, इसलिए याद रखना आसान है ये।
concluded that alpha particles are helium nuclei. ये एक्चुअली क्वेश्चन भी आ चुका है 2019 में एग्जैक्ट कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, दो प्रोटॉन होते हैं दो न्यूट्रॉन होते हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन था 2019 में आ चुका है ये, आई थिंक फिजिक्स पोर्शन के अंदर था. And when these alpha particles are combined with two electrons they yield helium gas. So helium gas से हम अगर दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें तो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दें तो हीलियम गैस बन जाएगी. बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन. सो अभी अल्फा पार्टिकल्स हमने देख लिया, बीटा रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर जस्ट एज सिमिलर एज कैथोड रेज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये. gamma rays are like x rays, these are photons, these are neutral. अभी हमें देखना ही कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते, तो दीज आर न्यूट्रल एंड दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी पार्टिकल्स. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. एक्स रेज के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होता, लेकिन वो दे देमसेल्फ कैन एक्ट एज पार्टिकल्स. दिस इज नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हम. दे देमसेल्फ कैन एक्ट एज पार्टिकल्स इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. दीज आर द फिनोमिना दैट इलस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. एंड एक्स रेज are wave nature of light, which are reflected in diffraction or interference. These are the phenomena that reflect wave nature of the light. So x-rays do not consist of particles, they themselves can act as particles in different experiments. ये बात आपको यहाँ पे बताई गई है. As regards the penetrating power, alpha particles are least. क्यों ऐसा क्यों होता है अल्फा पार्टिकल्स? क्योंकि सबसे बड़े होते हैं, मास सबसे ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल्स का इन अल्फा बीटा गामा में. सो दैट्स हाउ सबसे कम इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है. जितना छोटा होगा, जितना मास कम होगा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी. उसके बाद बीटा रेज की होती है, इट इज़ 100 टाइम्स लेसर या मोर, इट इज़ 100 टाइम्स मोर, पेनिट्रेटिंग पावर इज़ मोर, क्योंकि बीटा रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स एंड उनका मास और साइज दोनों कम होगा एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल. सो दैट्स हाउ उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, 100 टाइम्स मोर होगी. एंड गामा रेज आर नथिंग बट फोटोन्स. फोटोन्स का तो मास ही नहीं होता, रेस्ट मास जीरो होता है फोटोन का, एंड साइज की तो क्या ही बात करें, बहुत छोटा. सो इट इज़ 1000 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग पावर्स देन अल्फा पार्टिकल्स. तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए. एंड the amount by which the penetrating power is increasing 100 times and 1000 times, ये भी आपको याद होना चाहिए. अब वापस चलते हैं पिछले पेज पर और देखते हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स. सबसे पहला जो हमारे पास आया, इट इज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. जो पीछे चैलेंजेस देखे थे ना हमें, उनको ही फुलफिल करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई है. सबसे पहला चैलेंज था टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सो ये डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हैं टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम. सो पहला था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स. Thomson proposed that atom possesses a spherical shape and its radius approximately 10 to the power minus 10 मीटर. ये याद रखना है, थॉमसन के टाइम पे ही उसने बता दिया था कि रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10 to the power minus 10 मीटर. आगे रदरफोर्ड ने बता दिया था न्यूक्लियस का रेडियस, जो 10 to the power minus 15 मीटर. सो ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है. in which the positive charge is uniformly distributed. So सारे के सारे एटम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उसका पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मानना था थॉमसन का. and electrons are emitted in it to give most stable electrostatic arrangement. so most stable arrangement तो होनी ही चाहिए because you are accounting for the stability of atom. इसको नाम दिए गए मॉडल को डिफरेंट प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि ये वाटरमेलन की तरह ही दिखता था, दैट्स वाई ऐसे नाम दिए गए इसको.
positive sphere of protons and electrons are embedded inside it. ये जो नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, इसमें किस कंपोनेंट को क्या नाम दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ विजुअलाइज एज पुडिंग और वाटरमेलन। पुडिंग मतलब वाटरमेलन, ये याद रखना आपको। वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पी से पुडिंग, पी से वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, विद पलम्स और सीड्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि किस कंपोनेंट के लिए क्या यूज़ किया गया है उसका नाम। An important feature of this model is that mass of atoms is assumed to be uniformly distributed over the atom. So just as the charge, the positive charge, mass is also assumed to be uniformly distributed all over the atom. This is also a false assumption, एज वी नो ऑलरेडी। ना तो चार्ज उसका एटम का ओवरऑल उस पर एटम पॉजिटिव चार्ज एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, और ना ही मास होता है। मास एंड चार्ज बोथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बोथ ऑफ दीज आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। उसको आगे डिस्कवर किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, उसको न्यूक्लियस बोला गया। सो ये दोनों ही अजम्पशन फॉल्स साबित हुए थॉमसन के। तो यहाँ से आप इतना ज़रूर याद रखिए कि पलम एंड रेजिन वर्ड्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। पलम और सीड्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ किए हैं। पुडिंग एंड वाटरमेलन दीज आर यूज्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दोनों याद रखिए। एंड द लास्ट थिंग इसके बारे में बताया गया कि इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ऑफ कोर्स उसने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे ऐसे होता है एटम के अंदर और नेगेटिव चार्ज भी, तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, ये सक्सेसफुली बता दिया इसने। बाकी इसने कुछ भी अरेंजमेंट ठीक नहीं बताया एटम के बारे में, एज वी नो ऑलरेडी कि अरेंजमेंट बिल्कुल ही इसकी फॉल्स साबित हुई, as we will see in the next experiment. Rutherford's nuclear model of atom. सो रदरफोर्ड के अलावा उनके स्टूडेंट्स जीजर एंड मार्सडन का भी योगदान था इसमें, तो इसको आपको डेफिनेटली याद रखना है। पूछा जा सकता है ये भी कि एकमात्र सिर्फ रदरफोर्ड्स इन्वॉल्व नहीं थे इस एक्सपेरिमेंट में, जीजर एंड मार्सडन्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। दे बोम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल्स। जैसा कि हमने पीछे देखा कि बेरिलियम को बोम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल के फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, वैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड ने बोम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को ऑन द गोल्ड फॉयल। एंड इसको बोला जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, हमने पीछे देखा, मैंने आपको बताया था कि इट इज़ बिस्मिथ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ बिस्मिथ। ये यहाँ पे नहीं दिया गया केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन फिज़िक्स की जो क्लास 12 फिज़िक्स है उसमें चैप्टर है एटम्स, उसके अंदर डेफिनेटली ये जिक्र आता है इसका, तो वहाँ आपको याद रखना है। तो उसको याद रखने के लिए यहाँ भी इसको याद रख ही लीजिए कि बिस्मथ का होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। स्टीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मथ न्यूक्लियस was directed at a thin foil ऑफ थिकनेस 100 नैनोमीटर। ये आप याद मत रखिए, 100 नैनोमीटर याद नहीं रहेगा, ये डिफ़िकल्ट है इसको ऐसे याद रखना कि 10 नैनोमीटर था, 100 नैनोमीटर था, 1000 नैनोमीटर था। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको याद रखना मुश्किल है। तो इसको ऐसे आप याद सकते हैं यूनिट कन्वर्जन करके 0.1 माइक्रोमीटर, क्योंकि छोटा सा नंबर है ये याद रह जाएगा। 0.1 माइक्रोमीटर से आप याद रख सकते हैं कि इतनी थिकनेस थी उस गोल्ड फॉइल की। एंड जिंक सल्फाइड की जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया गया था।
अगर आप ये यूनिट कन्वर्जन करना नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक सेक्शन आता है साइंटिफिक नोटेशन, उसके अंदर डिटेल से हमने डिस्कस किया है कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करके एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। So whenever an alpha particle strike the screen, a tiny flash of light or brightness is produced at that point, and zinc sulfide, phosphorus and material का use किया to observe that flash. सो ये सेटअप था इस एक्सपेरिमेंट का। रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फा पार्टिकल निकले, ये लेड प्लेट इसका इस्तेमाल किया गया टू स्ट्रेटन दैट स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये एक इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए इस होल का इस्तेमाल किया गया लेड प्लेट के थ्रू। ये भी आपको याद रखना है कि लेड प्लेट का यूज़ किया था। लेड प्लेट लीड टू द फोटोग्राफी प्लेट, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, लेड प्लेट इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। सो इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, ये वो देख लेते हैं। Most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected, एंड इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे क्या कंक्लूजन्स निकले वो भी नीचे दिया गया, उनको बाद में देखेंगे। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड अ वेरी फ्यू, एंड दिस नंबर भी आपको याद रखना है 1 in 20,000। ये नंबर आपको याद होना चाहिए कि 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था तो बाउंस बैक हो गया, यानी गोल्ड के न्यूक्लियस से टकराया और टकराने के बाद 180 डिग्री रोटेट होके बैक साइड चला गया एंड इट वाज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। सो ये नंबर आपको याद रखना है 1 in 20,000। On the basis of these observations, there were certain conclusions that Rutherford draw. Let's study them now. Most of the space in atom is empty as most of the alpha particles pass through foil undeflected. So इससे हमें ये पता लगा कि गोल्ड का जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, क्योंकि जितने पार्टिकल्स उस पर डाले गए स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ही अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता पॉजिटिव एंड अल्फा पार्टिकल्स के भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसा होना चाहिए था कि न्यूक्लियस से टकरा के वो डिफ्लेक्ट होते चाहे स्मॉल एंगल्स पे ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो ऐसे ही पास हो गए। इसका ये मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, टकराने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स को। अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एंड दिस वाज ड्यू टू द इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली एज थॉमसन हैड प्रिज्यूम्ड। सो थॉमसन मॉडल का एक फेलियर दे दिया आपको यहाँ पे। ये आप याद रखिए कि क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये यहाँ से हमको पता लगा क्योंकि सिर्फ कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे उस पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब है कि बहुत सारा स्पेस खाली है एंड थोड़ा सा स्पेस है एटम के अंदर जिससे डिफ्लेक्ट हुए कुछ अल्फा पार्टिकल्स। सो जो अजम्पशन था थॉमसन का यहाँ पे फेल कर गया वो, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता पॉजिटिव चार्ज ओवर द एटम। Positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and diffracted the positive charge alpha particles. Calculations by Rutherford showed the radius of the nucleus to be 10 to the power minus 15 meters। ये हमने देखा कि रदरफोर्ड ने कैलकुलेट कर ली थी न्यूक्लियस की रेडियस और थॉमसन ने कैलकुलेट की थी एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। सो 10⁻5 का डिफरेंस होता है बिटवीन द रेडियस ऑफ द एटम एंड द न्यूक्लियस। आगे इसको एनालॉजी भी दी है जो कि आपको याद रखनी है इसका डिफरेंस शो करने के लिए कि एटम और न्यूक्लियस की रेडियस में कितना डिफरेंस होता है। सो इफ़ यू टेक अ क्रिकेट बॉल टू बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस,
देन स्टेडियम ऑफ 5 किलोमीटर रेडियस, ये आपको एटम की रेडियस लेनी होगी। तो ये एनालॉजी याद रखिए, क्रिकेट बॉल के जितना साइज़ अगर आप मानते हैं न्यूक्लियस का, तो 5 किलोमीटर रेडियस का स्टेडियम वो आपको एटम का साइज़ लेना होगा। So, based on the above observations and conclusions, Rutherford proposed the nuclear model of the atom, and according to this model, positive charge and most of the mass of the atom is densely concentrated in extremely small region, and उसको उसने नाम दिया nucleus. So, name nucleus was given by Rutherford, ये आप याद रखिए। Nucleus surrounded by electrons that move into the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits। तो ये orbits का concepts भी सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही दिया था, ये आप याद रखिए। And this model resembles solar system in which nucleus plays the role of the sun and electrons are the revolving planets। So analogy ली थी रदरफोर्ड ने फॉर द सोलर सिस्टम अपने न्यूक्लियर मॉडल के लिए। एंड तीसरा जो अजम्पशन, इसका जो प्रपोजिशन है रदरफोर्ड का, तो हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनको कोलम्बिक फोर्सेस बोलते हैं। इनको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस का पॉजिटिव। सो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्जन होती है और नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्जन होती है। ये हमने पढ़ाई था कि लाइक चार्जेस रेपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। एंड इसके बाद एक बहुत स्ट्रेंज सा इसमें सेक्शन दिया गया है आगे, एटमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है इस पोर्शन की। यहाँ पे हमने पढ़ा है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसके तुरंत बाद होना चाहिए हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो ये जो सेक्शन दिया गया है यहाँ पे एटमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स और आइसोबार्स का, मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कहीं भी इसकी जगह है। ये प्लेस कर देना चाहिए था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे उसने डाल्टन्स एटमिक थ्योरी बताई थी। उसमें उसने ये शॉर्ट कमिंग्स थी डाल्टन एटमिक थ्योरी की, कि उसने इग्नोर किया था कंसेप्ट्स ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। तो वहाँ पे उसके तुरंत बाद ये टॉपिक लगा देना चाहिए था एनसीईआरटी को, या फिर इसको तीसरे चैप्टर में रखना चाहिए था जहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात की गई है। वहाँ पे आइसोबार और आइसोटोप्स का कंसेप्ट अच्छा लगता। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑड कंसेप्ट लग रहा है, जो सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट है उसमें बिल्कुल बाधा पहुँचा रहा है ये। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेंज है यहाँ पे ये। लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी ने दे दिया है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। तो आइए देख लेते हैं इसमें दिया क्या गया है। एटमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होता है। तो Z से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ये बात बताइए यहाँ पे। एंड जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों, इसलिए इनको कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वो एटम के मास में बिल्कुल नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन करता है। सो ऑल एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट्स वाई मास नंबर ए इसको इसमें इंक्लूड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही। आगे है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। उससे पहले एक एटम की कंपोजिशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता गया आपको। कंपोजिशन ऑफ एनी एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एलिमेंट सिंबल एक्स। तो एक्स होता है एलिमेंट सिंबल, और सुपर स्क्रिप्ट होता है मास नंबर। सुपर स्क्रिप्ट वो होता है जो ऊपर लिखते हैं, और सब स्क्रिप्ट वो होता है जो नीचे लिखा जाता है एलिमेंट सिंबल के। सो AXZ ऐसे एक एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है।
हम देखते हैं आइसोबार्स। आइसो मीन्स सेम एंड बार वर्ड हेयर इज यूज्ड फॉर मास। तो जिन एटम्स का मास नंबर सेम होता है उनको बोला जाता है आइसोबार्स। बार वर्ड इज एसोसिएटेड विद मास। वी नो वी यूज द बार्स ऑफ आयरन इन ऑर्डर टू मेजर द मासेस ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। उनका मासेस कंपेयर करने के लिए हम बार्स का यूज़ करते हैं, आयरन बार्स। तो इससे हमें पता लगा कि बार वर्ड इज एसोसिएटेड विद मास एंड आइसो बार्स मीन सेम मास नंबर। सो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटमिक नंबर। जिन एटम्स के होते हैं उनको आइसोबार्स बोला जाता है। एग्जांपल है कार्बन एंड नाइट्रोजन। इनका कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, या आप देख रहे हैं कि एटमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है दोनों का। ऑन द अदर हैंड द एटम्स विद आइडेंटिकल एटमिक नंबर एंड डिफरेंट एटमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप। सो अगेन आइसो मीन्स सेम एंड टॉप वर्ड हेयर इज यूज्ड फॉर एटमिक नंबर। आगे एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमें पता है कि आइसोटॉप्स में एटमिक नंबर सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम हो गए तो डिफरेंस तो होना चाहिए कुछ भी आइसोटॉप में, तो एक ही बचा सब एटमिक पार्टिकल डिफरेंट, इट इज़ न्यूट्रॉन्स। आगे एग्जाम्पल दिया गया है आपको आइसोटॉप्स का। 99.9% ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन्स ओनली वन प्रोटोन। कोई न्यूट्रॉन नहीं होता इनमें, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन। इनको प्रोटियम बोला जाता है इस आइसोटॉप को, हाइड्रोजन के। एंड दूसरा आइसोटोप जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है। एंड इसकी अबंडेंस बहुत कम है, 0.015%। एंड तीसरा है ट्रिटियम जिसके अंदर एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड इसकी अबेंडेंस बिल्कुल ट्रेस अमाउंट्स में ये पाया जाता है। तो आपको एग्जैक्टली वैल्यूज़ नहीं याद रखनी है कि इसकी परसेंटेज की वैल्यू कितनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि 99.9 मीन्स मैक्सिमम ऑफ द हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज प्रोटियम। उसके बाद अबेंडेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है ड्यूटेरियम की, और बिल्कुल ही ट्रेस अमाउंट में जो पाया जाता है वो ट्रिटियम, रेडियो एक्टिव होता है ये। सो ऐसे रिलेटिव अबेंडेंस आपको याद होनी चाहिए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है आपको। एक और एग्जांपल दिया गया आपको आगे, एक्चुअली दो हैं आइसोटोप्स के, C12, C13 and C14 and Cl35 and Cl37. So these were the examples of isotopes and isobars. केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये हमने पीछे भी अभी देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि उन्हीं का लेन देन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। Number of neutrons present in the nucleus have a very little effect on the chemical properties. Therefore all the isotopes of a given element have same chemical behavior। क्योंकि isotopes के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो अगर सेम हो गए तो सारे आइसोटोप्स की केमिकल बिहेवियर सेम होगा। एंड ये भी आपको याद रखनी है बात कि न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका लिटल इफेक्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। लिटल लिखा है, नो इफेक्ट नहीं लिखा है, ये बात आप ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होता होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। लिटल लिखा है, नो नहीं लिखा, ध्यान रखिए इस बात को। एक्चुअली इसका एग्जैक्टली आपको पता लगता है इन क्लास 12 फिजिक्स, जब न्यूक्लियर चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स का रोल आपको पता लगता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो सकता है। तो वहाँ के लिए इसको छोड़िए, अभी के लिए इतना याद रखिए कि लिटल इफेक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, नो इफेक्ट नहीं है। एग्जैक्ट इसका क्या रोल होता है रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना में देखेंगे हम। आगे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के कंसेप्ट्स के ऊपर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन BR80
सो प्रोटॉन्स तो 35 ही हो गया, इसमें दिख रहा है नीचे। एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो वो भी हो गए 35। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 35। एंड न्यूट्रॉन्स होंगे मास नंबर माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स 45। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड एटमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, तो यहाँ से सिर्फ न्यूट्रॉन्स बचे, तो ऐसे आता है ये मास नंबर माइनस एटमिक नंबर की उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, आपको सिंबल बताना है स्पीशी का क्या होगा। तो प्रोटॉन्स से देख लीजिए एटॉमिक नंबर से 16 है तो सल्फर होगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स आपको 18 दिया गया, यानी दो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, यानी S2-। ध्यान रखिए इसको, जो इलेक्ट्रॉन्स बोरो करता है लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसने उधार ले लिया किसी से, दैट्स वाई उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जो किसी को देता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, ये ध्यान रखिए आप। तो S2- होगा इसका सिंबल हेयर। इसके नीचे जो भी ये बात बताई गई है नोट डाल के, ये हम थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एग्जांपल्स के अंदर भी इसे आप पढ़ के देख सकते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। आगे आता है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द कंसेप्ट। अब ये पीछे आना चाहिए, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, जो एटमिक और मास नंबर का ये जो कंसेप्ट था। नाउ वी आर ऑन द ट्रैक। अब कंटिन्यू होती है स्टोरी ऑफ द एटमिक मॉडल्स। नीचे क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन दी गई है आपको, इसको चिंता मत कीजिए इसके बारे में, हम इसको देखने वाले हैं आगे जब क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा, तो ये दोबारा इसके बारे में आएगा। अभी देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स स्पेसिफाई द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये वर्ड आपको यहाँ याद रखना है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका इस एग्जैक्ट यूज़ क्या है इस वर्ड का। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक का कंपैरिजन होगा आगे। अभी ड्रॉबैक्स देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के। सो आप जानते हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट और एनी सर्कुलर पाथ, इट अंडरगोज एक्सेलरेशन इवन अंडर कांस्टेंट स्पीड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन। सो ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि चाहे एक सर्कुलर में घूम रही बॉडी की स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, फिर भी उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एंड वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। तो ये बात आप जानते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स। ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की गई है थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज, एंड अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, देन इट मस्ट हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी इट इज एक्सेलरेटेड। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, accelerated charge particle should emit electromagnetic radiation, and therefore electron will emit radiation and lose energy in the form of this radiation, and that's why it should take only 10 to the minus 8 second for electron to spiral into the nucleus. So जैसे जैसे गोल गोल घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको रेडिएशन एमिट करना चाहिए, यानी एनर्जी एमिट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो एनर्जी लूज करता रहेगा और उसका मोशन अफेक्ट होता रह गया उससे, और धीरे धीरे वो स्पाइरल करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। बट दिस डज नॉट हैपन, वी नो वेरी वेल। एटम अच्छा भला स्टेबल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, एंड दिस डजंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सो दिस डज नॉट हैपन। तो ऐसा क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल हो गई क्या? ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की ये शॉर्टकमिंग रही कि ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है। इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूट्रॉन, ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे। इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई ही नहीं हो सकती। इनके लिए एक अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री खड़ी करनी पड़ी साइंटिस्ट को, इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। वो लगेगी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, एंड तब एक्सप्लेन होगी एटम की स्टेबिलिटी की कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रह सकता है अराउंड न्यूक्लियस। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्लासिकल मैकेनिक्स के बस के बात ही नहीं थी इसको एक्सप्लेन कर पाना। सो दैट्स हाउ रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब एक सवाल उठता है कि अगर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के घूमते रहने से अगर इनस्टेबिलिटी हो रही है एटम में, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी मान लिया जाए। ऐसा भी नहीं कर सकते हम। इसका कारण आगे बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी माना जाए तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वो पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस विज रिजल्ट इन द मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो कि ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। सो थॉमसन मॉडल ही बन जाएगा रदरफोर्ड का अगर स्टेशनरी मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन्स को। सो दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी तो मान नहीं सकते। हमको ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसको यहाँ पे मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल बोला है। ये आप समझिए कि मिनिएचर क्यों बोला है, क्योंकि थॉमसन मॉडल में बताया गया था कि एटम का जो रेडियस है 10⁻10 मीटर, एंड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का रेडियस बताया 10⁻15 मीटर। सो जब न्यूक्लियस स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा और उसके अंदर घुसा लेगा, तो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और ऑफ दिस सिस्टम न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये 10⁻15 के अराउंड हो जाएगा, यानी 10⁵ लेस देन व्हाट थॉमसन प्रिडिक्टेड। दैट्स हाउ इसको बोला गया है मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल। So these were the drawbacks of the Rutherford's model of atom. Another serious drawbacks was it says nothing about the distribution of electrons around the nucleus. उसने ये बोल दिया सिर्फ सीधा कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट नहीं बताया कि कितने ऑर्बिट्स हैं, कितने एनर्जी लेवल्स हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना, एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन कैसी है इलेक्ट्रॉन्स की। इट सेज नथिंग अबाउट दैट। एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी तो तब पता लगेगी कि जब हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में है, कौन सी शेल में है, तब उसकी एनर्जी पता लगेगी। रदरफोर्ड ने सिर्फ ऑर्बिट्स बता दिए। देखिए, इट रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्बिट्स। ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड नथिंग अबाउट द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं तो इन दोनों ड्रॉबैक्स का जो एसेंस है वो ये है कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड एनर्जी लेवल्स, ये दोनों वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये सीरियस ड्रॉबैक्स थे। एंड पीछे हमने देखा कि स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो डेफिनेटली वी रिक्वायर अ मोर स्पेसिफिक एंड मोर एडवांस मॉडल ऑफ एटम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज। सो इसी के लिए आगे आया फिर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एंड डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये दो आपको दी गई हैं, ये याद रखनी है। आगे इसके सिमिलर अनालॉजी एक और कंसेप्ट आने वाला है, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो उससे सिमिलर है इनकी जो डेवलपमेंट्स रिक्वायर्ड थी, जिनकी ज़रूरत पड़ी, जिनका यूज़ किया बोहर ने टू क्रिएट द मॉडल ऑफ एटम। सो दो कौन सी वो डेवलपमेंट्स थी, ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटमिक स्पेक्ट्रा। सो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर
एंड हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो डेवलपमेंट थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड ड्यूल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटमिक स्पेक्ट्रा। दीज कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सो इस एनालॉजी से आप याद रखिए, यहाँ ड्यूल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वहाँ ड्यूल करेक्टर ऑफ मैटर है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ एटमिक स्पेक्ट्रा है, वहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो ए और अन ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं और ड्यूल कैरेक्टर तो सिमिलर साउंड कर ही रहा है। तो ये दोनों बातें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। अब इन दोनों डेवलपमेंट्स को, ड्यूल करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटमिक स्पेक्ट्रा, इनको डिटेल में डिस्कस किया गया आगे। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, द रेडिएशन एमिटेड बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स, इनको थर्मल रेडिएशन बोला जाता है, एज सजेस्टेड बाय द नेम। हीटेड ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेडिएशन या एब्जॉर्ब की हुई रेडिएशंस। These thermal radiations consist of electromagnetic waves of various frequencies and wavelengths. Electromagnetic theory of waves, as we have already studied just recently, it was developed by Maxwell and it was experimentally confirmed by Hertz. हम जानते हैं कि वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। सो इसी लिए एसआई यूनिट को हर्ट्ज बोला गया, क्योंकि द वेव्स आर एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म्ड बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज। Maxwell suggested that charged particles under acceleration produce alternating electric and magnetic fields in the form of electromagnetic waves. So इसको हम EM wave चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स की, जो अल्टरनेटिंग यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए जाते हैं एक चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन के द्वारा, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर किए जाते हैं। वो वेव ही होती है, ऐसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। रेडिएशन हैज़ डुअल प्रॉपर्टीज, वेव्स एंड पार्टिकल। In the earlier days, in the Newton's time, light was supposed to be made up of particles or corpuscles. तो corpuscle theory of light, इसको हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में, क्लास 12 फिजिक्स। तो वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में आएगा। एंड इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि जो कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट है, इट वाज नॉट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय न्यूटन, क्योंकि न्यूटन उस टाइम के बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे, लेकिन इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सम अदर साइंटिस्ट। और इन्होंने जब इसके बारे में बोला तब ये पॉपुलर हो गई थ्योरी। सो दैट्स वाई ये पॉपुलर होगी इनके नाम से, लेकिन ओरिजिनली इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय न्यूटन। ये स्टोरी भी आपको वहाँ जानने को मिलेगी। So Maxwell was the first to reveal the light that light waves are associated with oscillating electromagnetic character. सो मैक्सवेल ने ही वेव कैरेक्टर डिफाइन किया था लाइट का। ऑफकोर्स इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव्स दी थी, तो इससे हमें क्लियर होता है। आगे आपको डायग्राम दिया गया है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ EMW। तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिंपल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बताई गई हैं। Oscillating electric and magnetic fields produced by the charged particles are perpendicular to each other and also to the direction of the propagation of the wave. Unlike sound waves और waves produced in water, ये हम देखने वाले हैं कि sound waves और waves produced in water ये medium require करती हैं
फॉर देयर प्रोपगेशन, और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं यानी कि मीडियम के साथ साथ। वेव्स चैप्टर जो क्लास 11 फिजिक्स का, उसमें डिटेल में ये चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड दे कैन मूव इन वैक्यूम, एंड इन वैक्यूम दे मूव विद द स्पीड ऑफ द लाइट। सो ये कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करती और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं ये इन वैक्यूम। Many types of electromagnetic radiation constitutes the electromagnetic spectrum. तो spectrum is nothing but a collection of things. यहाँ पे electromagnetic radiation का collection है, इसलिए इसको electromagnetic spectrum हो जाएगा। तो इस word से डरने की ज़रूरत नहीं है। It is nothing but a collection of things, spectrum। आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ EMW के, और उनके रेंजेस दिए गए हैं कहाँ कहाँ लाइन करती है, किस रीजन में वो लाई करती हैं। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस पहले पता होना चाहिए EMW का, वेव इंक्रीजिंग वेवलेंथ का सीक्वेंस, उससे फ्रीक्वेंसी का भी निकाल सकते हैं आप। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मैंने कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो ये ऑर्डर है, किसी की गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। सो दिस इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट आई एम टीचिंग यू। ये सिर्फ याद रखने के लिए है। क्षमा करना बहुत बड़ा गुण होता है, आपको क्षमा करना आना चाहिए और क्षमा को ही प्रेफर करना चाहिए। ये असली फ़िलॉसफी है लाइफ की। इसको लाइफ से मत जोड़िए, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने एक्चुअली ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने किसी टीचर से सुनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये सीक्वेंस होता है, कॉस्मिक रेज की सबसे कम होती है वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की। सीक्वेंस ये होता है कॉस्मिक गामा, एक्सरे, यूवी लाइट, इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इसमें ये जो कॉस्मिक वेव्स दिया गया है यहाँ पे नहीं दिया गया आपको, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इसके बारे में। यहाँ पे देखिए गामा से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसको याद रखने के लिए करेंगे, क्योंकि इस ट्रिक के अंदर किसी भी आ रहा है तो इसका यूज़ भी आपका मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है। सो अभी हमें सीक्वेंस याद हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब देखते हैं रीजन्स इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स के, regions of different EMW. Some of the examples are radio frequency, तो इसका रीजन होता है 10⁻6 हर्ट्ज। एंड इनको एक बार डायरेक्टली पढ़ लेते हैं हम, इसके यूजेस में देखूंगा कैसे याद रखने हैं अभी कुछ देर में। एंड इट इज़ यूज इन ब्रॉडकास्टिंग। माइक्रोवेव्स का रीजन होता है अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज, इसको 10⁻9 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, उसके आसपास है। ऐसे सब्सिक्वेंटली इंक्रीज होती है इनकी फ्रीक्वेंसी, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एंड इट इज़ यूज इन रडार। इंफ्रारेड रीजन ऑफ 10⁻13 हर्ट्ज, 10⁻12 के अराउंड, एंड इट इज़ यूज फॉर हीटिंग। ये तो सबको पता ही है कि इंफ्रारेड हीटिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जिस फिनोमिना से एसोसिएटेड है, इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सो इट इज़ इटसेल्फ एसोसिएटेड विद हीटिंग ऑफ द अर्थ। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ ऑब्वियस दैट दिस आर यूज्ड इन हीटिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जो फिनोमिना है, इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में NCERT में डिस्कस किया गया है। तो जब आएगा तो हम देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखिए कि हीटिंग में यूज़ होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है 10⁻16 हर्ट्ज के अराउंड, एंड 10⁻15 हर्ट्ज विजिबल लाइट का होता है। इट इज़ द ओनली पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट आर आइज कैन सी। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द अदर नॉन विजिबल रेडिएशंस। सो इसका एग्जांपल अगर आप लें तो एक्सरे ग्लासेस आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एक्स रेज। सो ऐसे ही दूसरे स्पेक्ट्रम की दूसरे स्पेक्ट्रम के अंदर दूसरी EMWs को डिटेक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सिर्फ विजिबल लाइट ही वो पोर्शन है, लाइट का पोर्शन जो हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती हैं। सो अभी इन डिफरेंट रीजन्स के यूजेस देख लेते हैं जो NCERT में थ्योरी में हमें दिए हुए हैं। रेडियो वेव्स, यू नो वेरी वेल कि MHz फ्रीक्वेंसी में से मेजर करते हैं। अभी आप अपना फ़ोन लीजिए या
कुछ भी डिवाइस जिसमें रेडियो होता है उसको देखिए, उसमें फ्रीक्वेंसीज, चैनल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दे आर मेजर्स इन MHz, मेगा हर्ट्ज। जैसे रेडियो मिर्ची एक स्टेशन होता है, वो 90 पॉइंट समथिंग MHz होता है, तो ऐसे MHz में हम मेजर करते हैं। एंड माइक्रोवेव्स आर यूज इन रडार। सो ये आप इस ऑब्जर्वेशन से इसको कर सकते हैं। रेडियो वेव्स में आर आ रहा है, दे आर मेजर्ड इन MHz, यहाँ एम आ रहा है। माइक्रोवेव में एम आ रहा है एंड इसका यूज होता है रडार में, यहाँ आर आ रहा है। तो रेडियो वेव में पहले आर आ गया, तो अब उसके यूज में एम होगा। माइक्रोवेव में पहले एम आ गया, तो उसके यूज़ में आर होगा। इस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एंड इनका जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का, बहुत आसान है, मैंने ऑर्डर आपको ऑलरेडी रन करवा दिया है। सो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, 10⁻⁶, 10⁻⁹, फिर 12, 15 एंड देन 16 हर्ट्ज। लाइट और यूवी ये बहुत क्लोज रीजन्स होते हैं। सो 10⁻15 पहले लाइट आता है, देन यूवी आता है। इंफ्रारेड का क्या यूज़ होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। सो इस जो स्पेक्ट्रम के अंदर 400 से 700 का जो रीजन होता है, यहाँ से 750, दिस इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। इट इज़ द ओनली पोर्शन विजिबल टू आवर आइज। ये आपको याद रखना है कि 400 से 750 तक होता है ये नैनोमीटर्स के अंदर। बाकी कोई भी वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इनमें सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे इनके क्वेश्चंस को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी के अंदर। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है, हम देख चुके हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो पर सेकेंड यानी पर, ये एस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। और हर्ट्ज इसको इसके साइंटिस्ट के ओनर में बोला जाता है। सो इट इज़ नथिंग बट अ नंबर दैट इज काउंटेड पर सेकेंड, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन हेयर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड these are inversely proportional. In vacuum, all type of electromagnetic radiations travel at the same speed of light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रट्टी होनी चाहिए वैल्यू आपको, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी इसको बोला जाता है। इट इज़ नोन एज स्पीड ऑफ लाइट, सिंबल इसका सी होता है। पहले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं इसको, जब हम यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहे थे, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू भी थी और उसका यूज़ भी था कि कौन सी यूनिट में। मीटर को डिफाइन करने के लिए इसको यूज़ किया था, स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट को। एंड इसकी जो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट का, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसको यूनिट से भी कर सकते हैं आप। लैम्डा क्योंकि मीटर इसकी यूनिट होती है एंड फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट वेलोसिटी की होती है। तो ऐसे सी यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होगा न्यू लैम्डा होगा। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद हो सकता है। I think this page is all done. Now one more properties of the wave, it is wave number. It is inversely proportional to wavelength. It is number of wavelengths per unit length, यानी मीटर इनवर्स इसकी SI यूनिट होगी। एंड कॉमन यूनिट है इसकी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऐसा यूनिट हो वही मोस्ट कॉमन यूनिट होनी चाहिए, अलग हो सकती हैं। इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इसके नाम से ही क्लियर हो रही है। वेव नंबर यानी एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितने सारे नंबर हैं वेव्स के, उसको बोला जाता है वेव नंबर। सो अब ये एग्जांपल्स हैं कुछ 2.3 से 2.5 तक, तो इनको हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।